स्टूडेंट्स इन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज, आप सभी बच्चों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है अपनी इस क्लास के अंदर। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ाया था वो अपन लोग जो है फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर बाद में हम लोग आगे चलते हैं अपनी इस क्लास की तरफ। तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने ये बताया था कि कार्बनिक रसायन जो होता है, ये कार्बनिक रसायन ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती है। सबसे पहले अपन लोगों ने बताया था कार्बनिक रसायन की परिभाषा, और वो ये थी कि कार्बनिक रसायन वे होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न होते हैं। उसके अंदर दो चीजें शब्द थे, एक तो था हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन CH4। दूसरा शब्द था अपने लिए व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब हमने ये बताया था कि हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन कम करके कोई समूह जोड़ देते हैं, जैसे हाइड्रोजन हटाकर हमने OH जोड़ा तो एल्कोहल बन गया, हाइड्रोजन हटा के अगर हमने कार्बोक्सिलिक COOH जोड़ा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो यानी कि बनने वाले नए नए जितने भी यौगिक होंगे हम उन सबको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा थी ये हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्न होते हैं। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ाया था। फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बताया था कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनकी बहुत सारी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं, है ना। कार्बनिक यौगिक की बहुत सारी क्या होती है बच्चों? विशेषताएं होती है। तो विशेषता अपने पास में बहुत सारी थी। ये देखिए, विशेषता अपने पास में बहुत सारी थी जो अपन लोगों ने ये बताया था, ये हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न पढ़ाया था। फिर अपन लोगों ने विशेषता बताई थी, सबसे पहले विशेषता बताई थी विशाल संख्या, यानी हम लोगों ने ये बताया था कि कार्बनिक यौगिक हमारे जो प्रकृति है जिसमें जैसे जंतु आते हैं या वनस्पति आती है या फिर अपने पास में और यौगिक होते हैं, उन सब में हम लोगों ने 10 लाख से अधिक अभी तक कार्बन यौगिक ज्ञात कर लिए। इतने सारे यौगिक जो है उसका कारण क्या है? इतनी विशाल संख्या का कारण क्या है कि कार्बन जो है लंबी श्रृंखला वाले उत्पाद बनाता है जिसे कहते हैं संकलन का गुण। और वो संकलन का गुण होता है, उसकी परिभाषा होती है कार्बन की स्वयं से जुड़ने की प्रवृत्ति। कार्बन जो है 4 संयोजकता रखता है और इसी कारण से उसकी जुड़ने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहती है। वो कई तत्वों से जुड़ सकता है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस। लेकिन जब खुद कार्बन से जुड़ेगा तो वो क्या करेगा? बहुत ही लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाएगा जिससे इसके यौगिक जो है बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये एक और अपन ने बताया। दूसरा अपन लोगों ने बताया था अंतर संबंध। अंतर संबंध का मतलब है कि आप कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो आपस में क्या रखते हैं? अंतर संबंध रखते हैं, जो कि अकार्बनिक यौगिकों में नहीं रहता। तीसरा अपन ने बताया था अणुओं की संकरता। संकरता का मतलब होता है आपस में जुड़ने की क्षमता, जो हम लोगों ने बोली उसकी तरह, यानी छोटे अणु यहाँ पर जो होंगे वो बड़े अणु बनाएंगे, जैसे अमीनो अम्ल से क्या बन गए? प्रोटीन बन गए। अधिक संकर का मतलब होता है अधिक जुड़ना। तो अकार्बनिक यौगिकों में संकरता का गुण कम होता है, कार्बनिक यौगिकों में ज्यादा होता है। फिर बताया था अनायनिक प्रकृति। हमने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, इसलिए हम लोग इनको सहसंयोजक भी कह सकते हैं, अनायनिक भी कहते हैं, यानी आयन नहीं बनाएंगे। इसी तरह से ये जल में भी नहीं घुलते, ये जो है जल के अंदर अविलेय होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक की जगह अगर अकार्बनिक लें तो क्या होगा? अकार्बनिक यौगिक ज्यादातर आयनिक होते हैं और इसलिए वो जल में आयनित हो जाते हैं और जल में विलय हो जाते हैं, ठीक है। इसी कारण से अकार्बनिक यौगिकों के जो वैद्युत संयोजक कहते हैं और उनके MPBP का मान ज्यादा होता है। सहसंयोजक प्रवृत्ति रखने के कारण कार्बनिक यौगिक के MPBP यानी गलनांक क्वथनांक का मान बहुत ही कम होता है। फिर इसके एग्जाम्पल बताए थे अपन लोगों ने, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल कि NaCl अकार्बनिक है, वो आयन बनाएगा, इसलिए AgNO3 में AgCl का सफेद अवक्षेप बनाता है। जबकि हम लोग अगर कार्बनिक यौगिक लेते हैं तो कार्बनिक यौगिक Cl- नहीं देगा, Cl- नहीं देगा तो AgNO3 के साथ कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और फिर अपन लोगों ने पढ़ाया था समावयवता। समावयवता का मतलब बताया था कि ऐसा गुण जिसके अंदर एक समावयवी दूसरे समावयवी में बदलता है या एक समावयवी और दूसरे समावयवी में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, जबकि उनके अणुसूत्र कैसे होंगे? सदैव समान होंगे। तो अकार्बनिक ये जो गुण नहीं देते लेकिन कार्बनिक ये गुण देते हैं। फिर एक अपन ने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर देखिए ये जो अणुसूत्र है दोनों के लिए समान है, लेकिन एक अल्कोहल है एक ईथर है, यानी दोनों के अंदर क्या है? क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, ठीक है। यहां तक बच्चों अपन लोगों ने 5 जो विशेषताएं थी वहां तक अपन लोगों ने पढ़ाया था। अब अपन लोग जो है आगे की विशेषता पढ़ाएंगे आज से, है ना। तो आप लोग जो है नोट करें। ठीक है, 5 के बाद लिखें छठी विशेषता बहुलकता। ठीक है, छठी विशेषता आप लोग लिखो बच्चों, बहुलकता।
जल्दी नोट करेंगे। आइए समझाते हैं बहुलकता का मतलब क्या है। बच्चों यहाँ पर बहुलकता का मतलब ये है कि कार्बनिक यौगिक में ऐसे बहुत सारे अपने पास में अणु रहते हैं जिनका मूलानुपाती सूत्र क्या रहता है, समान रहता है ना। जैसे कि अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। इनमें यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं अपन लोग, इसका इंग्लिश वर्ड भी लिख लो, इसको इंग्लिश में पॉलीमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। यहाँ पर जो मूलानुपाती सूत्र होगा इसका, वो होगा कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 में, यानी CH इसका क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया एसिटिलीन, एसिटिलीन किसको बोलते हैं, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी हम उसको ऐसा लिख सकते हैं C2H2। C2H2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी जो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र आया वो क्या आया, CH आया। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों ही यौगिक भिन्न भिन्न है ना, लेकिन इनका बच्चों मूलानुपाती सूत्र कैसा आ रहा है, समान। ये गुणधर्म क्या कहलाता है, बहुलकता कहलाता है, यानी इनके सरल गुणक जो होंगे वो समान होंगे। जल्दी नोट करें। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब ये वाला जो गुण है ये अकार्बनिक यौगिक नहीं देते। ठीक है, अकार्बनिक ये गुण नहीं देते। चलते हैं अब आगे। सातवां गुण सजातीय श्रेणी, इंग्लिश में इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब बच्चों सजातीय श्रेणी जो है ये कार्बनिक यौगिकों का ऐसा गुण है जिसके अंदर कई सारे जो है समूह जुड़ते हैं। जैसे सजातीय श्रेणी जो है, हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं एल्कोहल का। ये एल्कोहल का पहला सदस्य, ये एल्कोहल का दूसरा सदस्य, ये एल्कोहल का तीसरा सदस्य। ऐसे और भी बहुत सारे अपने पास में सजातीय श्रेणी एल्कोहल की हो सकती है। तो ये सजातीय श्रेणी का मतलब क्या है, अपन लोग पहले इसको लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। आइए बच्चों अब इसको समझा देते हैं। लिख तो अपन ने दिया, अब अपन समझा देते हैं ना। सजातीय श्रेणी को ध्यान से समझेंगे। सजातीय श्रेणी का मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं और वो गुण जो है आपके सामने हैं। अगर कोई बहुत सारे यौगिक जो है अगर ये गुण को अपनाते हैं तो हम कहेंगे कि वह सजातीय श्रेणी के सदस्य है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एल्कोहल दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, एल्कोहल। तो हमने ये एल्कोहल की सजातीय श्रेणी के 3 सदस्य लिखे हैं।
सजातीय श्रेणी का मतलब होता है लंबी चौड़ी श्रेणी जिसमें कार्बन की संख्या अनंत तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनमें अंदर जो गुण होंगे वो गुण अगर पाए जाते हैं तो हम उनको कहेंगे कि यह सजातीय श्रेणी के सदस्य है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले बात कर रहे हैं एल्कोहल की सजातीय श्रेणी। किसकी बात कर रहे हैं? एल्कोहल की सजातीय श्रेणी। तो एल्कोहल की सजातीय श्रेणी कब बोलेंगे? जैसे कि पहला पॉइंट जो है, सजातीय श्रेणी में ये गुण होने चाहिए। किसी भी सजातीय श्रेणी, जैसे एल्कोहल की सजातीय श्रेणी, जैसे कार्बोक्सिलिक की, जैसे एमीन की, जैसे एल्डिहाइड की, जैसे कीटोन की, सब में है ना ये अगर गुण होते हैं तो वो उन सदस्य उन वाली कैटेगरी में आएंगे। पहला जैसे बोलता है कि संरचना सूत्र एवं क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए? समान। आइए समझाते हैं। क्रियात्मक समूह क्या सभी आपको OH दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो जो भी क्रिया करने वाले मुख्य समूह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। जैसे इन सभी में आपको OH दिख रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्रियात्मक समूह कैसा है? समान है। पहली चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा अब ये संरचना सूत्र सर क्या होता है? मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये संरचना सूत्र क्या होता है? संरचना सूत्र बच्चों क्या होते हैं? अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हमारे पास में क्या होते हैं? संरचना सूत्र होते हैं। जैसे एल्कोहल का अगर केस बोले, जैसे किसका केस बोले? एल्कोहल का, तो एल्कोहल के लिए जो संरचना सूत्र होता है वो ये होता है CnH2n+2O। अब आपको ये हाई फाई मामला दिख रहा होगा कि सर ये CnH2n+2O का मतलब क्या है? आइए समझाते हैं इसको। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है CnH2n+2O, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n जो है वो है कार्बन की संख्या। n का मतलब है यहाँ पर कार्बन की संख्या। जैसे बच्चों अपन ने n का मान 1 रखा, कार्बन की संख्या यानी n का मान 1 रखा, तो जब इसमें ये बंद कैसे हो गया? तो जब इसमें कंटिन्यू चल रहा है ना ये तो जब इसके अंदर देखिए n का मान अपन लोगों ने 1 रखा, ठीक है, समझना। n का मान जब अपन लोगों ने 1 रखा तो फिर यहाँ पर देखो n का मान 1 रखा तो क्या बन जाएगा? C1। n का मान 1, C1 चला देना इसको। यहाँ पर n का मान 1 रखा तो 2 एकम 2, 2 1 जा 2 +2 4 हो गया, H हो गया 4 और O कितना हो गया? 1। ठीक है, इसी तरह से जब n का मान 2 रखा, ठीक है, तो जब यहाँ पे n का मान 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा C2। ठीक है, यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 +2 6, C2H6O। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, बच्चों कि n का मान अगर 1 रखोगे, n का मान अगर 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो ये देखिए CH3OH को देखिए, n का मान यानी कार्बन की संख्या 1, तो कार्बन की संख्या 1, H होने चाहिए 4। ये देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और ऑक्सीजन 1। यानी कि ये जो है ये C1 रखने पर ये वाला फॉर्मूला आता है। आगे समझ में? एक और लेते हैं, यानी कि n का मान 2 रखने पे ये वाला सेट हो जाना चाहिए। देखते हैं कार्बन कितने दिख रहे हैं? 2। तो ये देखो कार्बन कितने बच्चों? 2। हाइड्रोजन कितने होना चाहिए? 6। तो 3 हाइड्रोजन और 2, 3 और 2 5 और 1 6 और ऑक्सीजन 1। आ गया ये फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अल्कोहल के सदस्य होंगे उनमें जैसे जैसे आप n का मान रखते जाओगे, 1 2 3 4 अनंत तक जितने रखते जाओगे, तो सारे के सारे अलग अलग यौगिक अपने पास में आगे से आगे आते जाएंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरह से हम लोग कहेंगे कि संरचना सूत्र, ये संरचना सूत्र है, ये कैसा है? समान। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। पहला पॉइंट पूरा हुआ, संरचना सूत्र समान होना चाहिए, क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका प्रश्न भी साथ साथ लेते हैं। जैसे मैंने आपको प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन एल्कोहल की सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन एल्कोहल की सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये रहा, तीसरा ऑप्शन ये रहा और चौथा ऑप्शन मैंने लिखा, मान लीजिए GH3CH2NH2। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन दे दिया। तो आप लोग बताओ इनमें से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो आप लोग बोलेंगे चौथा, आप लोग बोलेंगे ये सजातीय श्रेणी का सदस्य, एल्कोहल की सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल की सजातीय श्रेणी में हमारे पास में OH आना चाहिए बच्चों। तो ये 3 एग्जाम्पल तो एल्कोहल की सजातीय श्रेणी के होंगे, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह सही नहीं है। OH की जगह कौन आ गया? NH2 आ गया। तो कहेंगे ये एल्कोहल की सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। आया बच्चों समझ में? अब आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है CH2 समूह का अंतर होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर एक भी CH2 समूह नहीं है, लेकिन यहाँ देखो कितने CH2 समूह आ गए?
ये देखो एक CH2 समूह आ गया, ठीक है। यहाँ कितने से हम CH2 समूह आ गए, 2 CH2 समूह आ गए, ऐसे कैसे आगे 3 4 होते जाएंगे। तो इसमें इसमें किसका अंतर आया, CH2 समूह का, है ना। यहाँ पे देखो ये CH3 और ये CH3 समान है, ये OH और ये OH समान है, तो इन दोनों में किसका अंतर है, CH2 का, यस और नो। फिर इन दोनों में भी किसका अंतर है, CH2 का, क्योंकि वहाँ पर एक CH2 यहाँ 2 CH2। इस तरीके से हम ये बताना चाहते हैं कि सजातीय श्रेणी के जो सदस्य होंगे उनमें CH2 समूह का क्या आता जाएगा, अंतर आ जाएगा। अब अपन ने इसी बात को क्या लिखा है, 14 अणुभार का अंतर। सर ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ बेटा कि CH2 समूह का अंतर का मतलब ये है कि कार्बन का जो अपन लोग लिखते हैं परमाणु भार वो कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं तो इनके कितना हो जाएगा 2, तो कितने का अंतर आएगा 14 का। यानी कि हम लोग जो ये कहना चाहते हैं कि ये जो CH3OH है इसका जो अणुभार होगा, इसके अणुभार के अंदर जैसे ही आप 14 जोड़ोगे तो इसका अणुभार आ जाएगा, इसके अणुभार में 14 जोड़ोगे तो इसका अणुभार आ जाएगा। यानी इनमें आपस में किसका अंतर है, CH2 का अंतर है, यानी 14 का अंतर है। आइए इसको फटाफट एक एग्जाम्पल को करके भी देखते हैं अपन लोग। जैसे अपन लोगों ने CH3OH का अणुभार लेना चाहा तो बेटा कार्बन जो है उस कार्बन का तो कितना आएगा 12, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो टोटल कितने दिख रहे हैं 4, हाइड्रोजन टोटल कितने दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं, तो इनका अपन लोग लिख देंगे 4, प्लस ऑक्सीजन कितना देगा 16, तो टोटल कितना हो गया 32, टोटल कितना आ गया 32 अणुभार किसका है CH3OH का, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें और इसमें CH2 समूह का अंतर है और CH2 समूह का अंतर है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं 14 अणुभार का अंतर है। यानी कि अगर ये 32 है बच्चों, अगर ये हमारे पास में 32 है तो कहने का मतलब अगर 14 जोड़ेंगे तो 14 जोड़ो, 14 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 3 और 1 4, यानी ये 46 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 46, 46 आना चाहिए, यस और नो। आइए चेक करते हैं 46 आता है कि नहीं आता, आइए चेक करते हैं 46 आता है कि नहीं आता। CH3 CH2OH, कार्बन देखो कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 और 1 2, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन का 1 का 16, 16 और 6 22, 22 और 24 46। आगे आंसर प्रूव करके बता दिया अपन ने, ठीक है। तीसरा और लास्ट जो अपन को बोलता है गुण, वो ये बोलता है कि भौतिक गुण तो कैसे होंगे भिन्न भिन्न। अब बच्चों भौतिक गुण भिन्न भिन्न का मतलब क्या है, भिन्न भिन्न का मतलब ये है कि जो कुछ स्टार्टिंग के सदस्य होते हैं वो जैसे गैस प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, गैस। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी उसके अंदर गैस की जगह वो द्रव प्रकृति के होंगे, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो वो होंगे ठोस प्रकृति के, क्योंकि अणुभार बढ़ रहे हैं, भार बढ़ रहा है और यौगिक जो है उनके आपस की दूरी कम होती जा रही है। तो गैस के अंदर दूरी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आपस में संगुणन होगा अधिक कार्बन होते जाएंगे द्रव में बदलेंगे, और द्रव में अधिक संगुणन होगा और दूरी कम होती जाएगी तो वो ठोस में बदल जाएंगे। यानी कि हम लोग कहेंगे कि भौतिक गुण जैसे जैसे सदस्य आगे बढ़ रहे हैं सजातीय श्रेणी के, वैसे वैसे भौतिक गुण भी कैसे हो रहे जा रहे हैं, भिन्न होते जा रहे हैं। लेकिन सभी में OH है, जैसे सभी में अल्कोहल है, यानी सभी की रासायनिक क्रिया समान होगी, इसलिए हम कहेंगे कि वहाँ रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग वीडियो वापस से देखना तो ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के हम लोगों ने ये समझ लिया कि सजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है। ये सजातीय श्रेणी के गुण होते हैं, जो इन गुणों का पालन करते हैं हम उनको कहेंगे कि वह सजातीय श्रेणी के सदस्य है, ठीक है। आगे चले बच्चों, जल्दी नोट करो। ठीक है, तो अब चलते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट है गुणित अनुपात का संशोधित नियम। गुणित अनुपात का संशोधित, ये गुणित अनुपात जो है आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे सर से, है ना। अपने ऑर्गेनिक में इतना डिटेल नहीं है, केवल बस इसका काम की चीज़ मैं बता देता हूँ।
गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि जो भी हमारे पास में यौगिक रहते हैं वो उनके अंदर जो संख्या रहती है उसके सरल अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। जबकि हम लोग जब यहाँ पे कार्बन के केस में देखते हैं यौगिकों को, तो यहाँ पर एकदम सरल अनुपात जो है हमको नहीं मिलता है, सरल अनुपात हमको नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल लिया मैथेन का, CH4 जो है ये मैथेन है। इसके अंदर आप लोग देखो कार्बन तो दिख रहा है 1 और हाइड्रोजन बच्चों कितने दिख रहे हैं? 4, यानी 1:4 दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? 1:4। यही अगर अपन लोग जो है कार्बन की संख्या ले लेते हैं 10, तो हाइड्रोजन जो होते हैं इसमें 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22। अगर हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो ये अपन ने एग्जाम्पल बनाया डेकेन का। किसका एग्जाम्पल बनाया? डेकेन का। जैसे CH4 है, इसको 1 कार्बन वाले को हम लोग मेथेन बोलते हैं, उसी तरह से जो 10 कार्बन वाला दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेकेन बोलते हैं। ठीक है, अब अपन लोग जो है और आगे जैसे लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अपन ने 60 ले लिए कार्बन, 60 ले लिए, तो हाइड्रोजन होंगे इसके डबल प्लस 2, डबल डबल यानी 120, 120 में जब 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 122 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जब ये बनता है अपने पास में, तो हम लोग जो है इसको हेक्साकोंटेन कहते हैं। और ये हेक्साकोंटेन जो है इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो 1:4 नहीं आ रहा। यानी अगर इसमें अपन लोग 1 लेते हैं कार्बन का और 4 लेते हैं हाइड्रोजन का, 1:4, वैसा इनमें नहीं आता, वैसा इसमें नहीं आता। ठीक है, इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है डेकेन, इसका नाम है हेक्साकोंटेन। तो कुल मिला के ये सरल अनुपात नहीं है, ये कुल मिला के यौगिक जो है ये आपस में सरल अनुपात के रूप में नहीं होते। तो यहाँ पर जो गुणित अनुपात का नियम है वो लागू नहीं होता है ना। हम लोग कहते हैं गणित अनुपात का नियम यहाँ लागू नहीं होता। तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणित अनुपात का नियम गुणित अनुपात का नियम कार्बनिक यौगिकों के लिए, गुणित अनुपात का नियम कार्बनिक यौगिकों के लिए, कार्बनिक यौगिकों पर लिख लो, कार्बनिक यौगिकों पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये सरल अनुपात में नहीं होते, क्योंकि ये सरल अनुपात में। गुणित अनुपात का नियम यही है कि वो सरल अनुपात में होते हैं, यानी जैसे 1:4 तो सब 1:4 होंगे, क्योंकि ये सरल अनुपात में नहीं होते, क्योंकि ये सरल अनुपात में नहीं होते। ये इसके एग्जाम्पल से हम लोगों ने दर्शाया कि ये सरल अनुपात में नहीं होते। तो यहाँ पर हम लोग कार्बनिक यौगिकों के लिए पूर्णांक अनुपात लेते हैं। क्या लेते हैं? पूर्णांक अनुपात की बात करते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में ये आ सकता है कि कार्बनिक यौगिक होते हैं सरल अनुपात में, है ना, या गुणित अनुपात, और तीसरा पूर्णांक अनुपात, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो उत्तर क्या जाएगा? पूर्णांक अनुपात। यहाँ पूर्णांक अनुपात लिया जाता है, यानी ये संशोधित कर दिया अपन ने, गुणित अनुपात के नियम को संशोधित कर दिया। पूर्णांक अनुपात ध्यान रखना, ये पूर्णांक अनुपात में होता है। ठीक है, जल्दी नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे विशेषता पे चलते हैं, वो है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, कार्बनिक यौगिकों की जो अभिक्रिया है उनका वेग बहुत ही धीमा होता है, उनका वेग बहुत ही धीमा होता है, वेग बहुत धीमा। ये क्रियाएं जो होती है ये प्राय उत्क्रमणीय होती हैं, प्राय उत्क्रमणीय, और बहुत कम मात्रा यानी लब्धि प्राप्त होती है।
की बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है। बहुत धीमा होता है, अभिक्रिया का वेग बहुत धीमा होता है, प्राय उत्क्रमणीय होगी, उत्पाद की बहुत कम मात्रा प्राप्त होगी। लेकिन जो हमारे अकार्बनिक अभिक्रिया होती है वो इसकी तुलना में क्या होती है, तेज गति से होती है, अनुत्क्रमणीय होती है और उसमें उत्पाद की मात्रा भी अधिक प्राप्त होती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि कार्बनिक अभिक्रियाओं का वेग बहुत ही धीमा होता है और इस कारण से ये ऐसी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में, ये चलो नोट करो फटाफट। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। 10वां आप लिख लो आणविक संरचना। जैसा कि हमने कहा कि कार्बनिक यौगिक बहुत सारे ज्ञात है, तो उनकी आणविक संरचना ज्ञात करना आसान होता है। आसानी से ज्ञात किया जाता है। अकार्बनिक में कठिनता आती है। कार्बनिक में आसानी से ज्ञात, अकार्बनिक में क्या आती है, कठिनता आती है। कार्बनिक में तो आसानी से ज्ञात, अकार्बनिक में क्या आती है बच्चों, कठिनता आती है आणविक संरचना में। ठीक है, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है इसकी विलेयता, सॉल्युबिलिटी। वो ये कि अगर कार्बनिक यौगिक की बात करें तो कार्बनिक यौगिक जो है ये जल में होते हैं अविलेय, परंतु कार्बनिक यौगिकों में या इसको लिख सकते हो कार्बनिक विलायकों में, ऐसे लिख लेते हैं ज़्यादा इजी लगेगा। कार्बनिक विलायकों में होते हैं विलेय, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको इसको समझा देता हूँ। कार्बनिक विलायक जैसे होते हैं ईथर, जैसे एसीटोन, जैसे बेंजीन, ETC। जबकि यहीं अगर अपन बात करें अकार्बनिक यौगिकों की, अकार्बनिक यौगिकों की अगर बात करें तो इनमें उल्टा आता है। ये जल में तो ज़्यादातर होते हैं विलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय। अब आइए इसको थोड़ा समझा देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलेयता जो होता है उसका मतलब होता है किसी को उसमें घोल देना, विलायक में घोल देना। तो जब बच्चों हम लोग बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की, कार्बनिक यौगिक में जैसे जैसे कार्बन की संख्या में वृद्धि होती है, कार्बनिक यौगिक में जैसे जैसे कार्बन की संख्या में वृद्धि होती है उसके अंदर अध्रुवीय गुण बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, अध्रुवीय गुण। अध्रुवीय गुण का मतलब ये समझ लो तेल जैसी प्रॉपर्टी होती है, यानी जितने ज्यादा कार्बन होंगे ना उतना ही समझ लो वो ऑयली नेचर का होगा, तेल का नेचर का होगा। तो आप लोगों को पता ही है कि जल के अंदर तेल डालो या तेल में जल डालो, दोनों आपस में घुलते नहीं है, दोनों की प्रकृति कैसी होती है, भिन्न भिन्न, जल और तेल की। तो अगर कार्बनिक यौगिक है उसके अंदर जैसे जैसे कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी, हम लोग कह रहे हैं कि उसमें तेल के समान यानी ऑयल के समान जो है प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब वो जल में कैसे होंगे, अविलेय होंगे, यस और नो। लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होंगे। कार्बनिक विलायकों का मतलब तेल के जैसी ही प्रकृति। तो अगर तेल के जैसी प्रकृति होगी तो आपने एक ना सुना होगा, विलियन चैप्टर में सर भी आपको पढ़ाएंगे कि समान जो यौगिक होते हैं
वो समान विलायकों में विलय होते हैं। जैसे ध्रुवीय होगा तो वो ध्रुवीय विलायक में विलय होगा, अध्रुवीय होगा तो वो अध्रुवीय में विलय होगा। तो कार्बनिक विलायक है, इस कारण से कार्बनिक यौगिक इसमें कैसे होंगे, विलय। जैसे कार्बनिक विलायक किसको बोलते हैं, जो कार्बन से बने हो, ईथर, एसीटोन, जैसे बेंजीन वगैरह वगैरह, है ना। यही अकार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो ये उल्टा होता है, जल में तो होंगे विलय क्योंकि आयन आसानी से बना सकते हैं ये, और कार्बनिक विलायकों में ये कैसे होंगे, अविलय होंगे। तो प्रकृति हमको ध्यान रखनी है, जैसी प्रकृति होती है वो उसी के अंदर क्या होंगे, विलय होते हैं। इसी कारण से अपने पास में ये गुण आता है, ठीक है। अच्छा गुण है ये, याद रखना इसको। नेक्स्ट जल्दी लिखो, फिर आगे चलते हैं। 12 पॉइंट है हमारा अभिकर्मक। अभिकर्मक बच्चों, अभिकर्मक का मतलब है कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों की क्रिया जो करवाते हैं, तो जिनसे भी क्रिया करवा रहे हैं वो अपन अभिकर्मक उसको कहते हैं ना। ये अभिकर्मक कौन होते हैं, जैसे ये अभिकर्मक होते हैं ऑक्सीकारक, है ना, एग्जाम्पल है अभिकर्मकों के। जैसे ऑक्सीकारक हो गया, जैसे अपचायक हो गए, ठीक है, ईटीसी। ऑक्सीकारक वो होते हैं जो ऑक्सीकरण करते हैं, अपचायक वे होते हैं जो अपचयन करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का जो होते हैं ये अलग अलग जो है उनके स्वभाव पर निर्भर करते उत्पाद बनाए। यानी कार्बनिक यौगिक की क्रिया मान लीजिए जैसे किसी अपचायक से करी, मान लीजिए कैसे कर ली, अपचायक से कर ली, तो उससे क्या ये भिन्न भिन्न उत्पाद बनाएंगे, भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। ये भिन्न भिन्न उत्पाद कब बनेंगे, जब हम लोग जो अपचायक हैं वो इस प्रकार से ले रहे हैं कि वह जो है अलग अलग प्रकार से अपचयन कर रहा है, ठीक है। अपचयक का मतलब होता है अपचयन करने वाला। तो अपचयन करने वाला यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं हाइड्रोजन जोड़ने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। तो अपचयक इसकी है ना प्रकृति पे निर्भर करता है कि ये 2 हाइड्रोजन देकर अपचयन कर रहा है, या 4 हाइड्रोजन देकर अपचयन कर रहा है, या 6 हाइड्रोजन देकर क्या कर रहा है, अपचयन करता है। ये कार्बनिक यौगिक जो है अगर इसको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे अपचायक से तो ये अलग उत्पाद बनाता है, उत्पाद नंबर 1। अगर ये 4 हाइड्रोजन लेगा इससे तो दूसरा उत्पाद बनाएगा, 6 हाइड्रोजन लेगा तो ये तीसरा उत्पाद बनाएगा। इसी तरह से अलग अलग जो है उस पर डिपेंड कर रहा है कि अपचायक जो है वो अलग अलग कितने हाइड्रोजन जो है उपलब्ध करवा रहा है, ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो है हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर हम लोग अपचायक जो ले रहे हैं, एक तो उसके सांद्रण की बात आएगी कि उसकी सांद्रता आप लोगों ने क्या ली, और उसके स्वभाव की बात आएगी कि उसका स्वभाव जो है वो क्या है, कितने हाइड्रोजन दे रहा है। इसी तरह से ऑक्सीकारक के लिए भी ले सकते हैं। तो ये जो अपचायक जो है या ये जो अभिकर्मक है, अभिकर्मक के सांद्रण एवं स्वभाव पे क्रिया जो है वो निर्भर करती है। तो कार्बनिक यौगिक जो है ये अभिकर्मकों के, है ना, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, ये किसकी बात हो रही है, अभिकर्मक की बात हो रही है ना। अभिकर्मक के सांद्रण एवं स्वभाव पर निर्भर है ना, सांद्रण एवं स्वभाव पर निर्भर है कि वो सांद्रण स्वभाव जो है किस प्रकार से दे रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो अपन लोग चलते हैं 12 पॉइंट होने के बाद सांद्रण एवं स्वभाव, तो वो जो अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दिया हुआ है उद्भव, यानी कहाँ से प्राप्त होता है। उद्भव यानी इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो बच्चों अकार्बनिक यौगिक है, यह अकार्बनिक यौगिक तो प्राप्त होते हैं खनिजों से या खानों से। अकार्बनिक यौगिक जो है वो तो प्राप्त होते हैं खनिजों से, खानों से, है कि नहीं, वहाँ से ज़्यादा प्राप्त होते हैं प्रकृति में। जबकि अगर अपन कार्बनिक यौगिक की बात करें तो ये मिलते हैं हमको जीव जंतुओं से या प्रकृति के पौधों से। तो कहने का मतलब ये मिलते हैं कार्बनिक यौगिक जो है ये सजीवों से प्राप्त होते हैं ज़्यादातर। कहाँ से प्राप्त होते हैं, सजीवों से, ठीक है, जैसे पादप एवं जंतु। और बच्चों यही कारण है कि जो ये कार्बनिक यौगिकों की जो उद्भव है ना, जो हम लोग कह रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का उद्भव, यानी कि ये सजीवों से प्राप्त होते हैं। तो जो हमारे पास में ये जो सजीव है इसी को हम लोग जो है इंग्लिश में, ग्रीक भाषा और इनमें कहते हैं ऑर्गेनिक। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पड़ा,
है ना। कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में जो ऑर्गेनिक कहते हैं ना, इस ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही क्या है, सजीव, क्योंकि ये सजीवों से मैक्सिमम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अपने पास में सारी कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं आज पूरी हो गई है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 13 के 13 पॉइंट जो है याद होंगे। अब आप लोग क्या करना है, इनके शॉर्ट नोट्स बनाना है ना। जो कंपटीशन में अच्छे सेलेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को मेहनत जो करते हैं हम लोग, उसकी बजाय स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मेहनत से हमने सारा तो पढ़ लिया, लेकिन जो ये पॉइंट्स लिखे अपन लोगों ने, इनमें से क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन सकता है। तो ये जो 13 के 13 पॉइंट्स है कार्बनिक यौगिक की विशेषता के, इनके आप लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, खाली हेडिंग माइंड में रखो कि है ना कौन कौन सी इसकी हेडिंग है, और उससे अपन लोग जो है इसके शॉर्ट नोट्स जो है आराम से इसको याद कर सकते हैं। या मैं आप लोगों को और एक बार ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने ना बीच में तो लिख दिया कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं, कार्बनिक यौगिकों की विशेषता, क्योंकि स्मार्ट वर्क आज के टाइम में करना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा बेटा। तो जो अपन ने इसकी 13 प्रॉपर्टी बताई ना, उसको आप लोग इस तरह से लिख दो। ठीक है, इस तरह से जब आप लोग लिख दोगे, है ना, अपने हिसाब से ऐसे 13 होने चाहिए। मैंने अप्रॉक्स बनाए हैं, इस तरह से 13 आप लोग है ना ऐसे दूर दूर एक करके चार्ट बना लो, तो उससे अपन को ट्रिक से याद हो जाएगा कि कार्बन यौगिकों की विशेषता कैसी है ना। जैसे इसके अंदर क्या कौन सी विशेषता होती है, विशाल संख्या होती है, सजातीय श्रेणी होती है, इसके अंदर जो है गुणित अनुपात का संशोधित नियम लगता है। इस तरह से ऐसे बना लो, तो इससे क्या है कि ट्रिक से आप लोगों को बढ़िया याद हो जाएगा कि अपन लोग जो है एक छोटी चीज़ को अपन आपके जो है उसके अंदर समेट लिया, बड़ी वाली चीज़ को छोटी चीज़ में समेट लिया। ऐसे अपन ट्रिक से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे सिलेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, कि यौगिक जो है उनके मूलानुपाती सूत्र जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, समान। और कार्बनिक यौगिकों की यही विशेषता है कि ये चीज़ जो है बहुलकता में आती है, ऐसा अकार्बनिक यौगिक नहीं दर्शा पाते। जैसे बेंजीन जो है उसके फॉर्मूले में भी CH मूलानुपाती सूत्र आता है, और एसिटिलीन में भी CH आता है। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनमें मूलानुपाती सूत्र समान आता है, इसको बहुलकता का गुण कहते हैं। फिर सजातीय श्रेणी पढ़ाया था। सजातीय श्रेणी में अपन ने बताया था कि निम्न गुण होने चाहिए, संरचना सूत्र और क्रियात्मक समूह समान होने चाहिए, CH2 समूह का या 14 अनुभार का अंतर होना चाहिए, और उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान। इससे रिलेटेड अपन ने एग्जाम्पल भी बताया था आप लोगों को। फिर अपन लोगों ने बताया था गुणित अनुपात का संशोधित नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम ये होता है कि जिसके अंदर हमने कहा था कि जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं, यानी जितने कार्बन होंगे जितने हाइड्रोजन होंगे वो हर बार रिपीट होगा, ऐसा मामला। लेकिन हमने देखा कार्बनिक यौगिकों में ये सरल अनुपात का नियम नहीं होता, यानी गुणित अनुपात का नियम कार्बनिक यौगिकों के लिए नहीं लगता। किसके लिए लगता है, अकार्बनिक के लिए। क्योंकि हमने बताया था कि जैसे CH4 में कार्बन की संख्या 1 दिख रही है, हाइड्रोजन की संख्या 4 दिख रही है, यानी अनुपात हुआ 1:4। ऐसा क्या हर जगह है, नहीं, ऐसा हर जगह नहीं है 1:4। तो फिर यहाँ पर पूर्णांक अनुपात लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पूर्णांक अनुपात। अभिक्रिया का वेग, अब कार्बनिक अभिक्रिया जो होती है ये धीमी गति की अभिक्रिया होती है ज़्यादातर, और ये ज़्यादातर जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होती है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बहुत धीमी गति का वेग होता है कार्बनिक वालों का, उत्क्रमणीय भी होती है, और उत्पाद की बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है, यानी अभिक्रिया जो है पूर्ण बहुत धीमी गति से होती है, इसलिए उत्पाद कम प्राप्त होंगे। जबकि अकार्बनिक की तुलना करेंगे तो उनका वेग तेज होगा, उत्क्रमणीय की जगह मैक्सिमम अनुत्क्रमणीय होगी, और उत्पाद भी अधिक प्राप्त होता है। फिर आणविक संरचना, कार्बनिक यौगिक जो होंगे उनमें आसानी से आणविक संरचना ज्ञात होती है। इतने सारे यौगिक है और आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सबके कार्बन की संयोजकता 4 है, इस तरह से यौगिक बने हुए होते हैं। अकार्बनिक में आती है कठिनता। ठीक है, विलेयता बहुत अच्छा पॉइंट है, विलेयता इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको बेटा। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो तो जल में तो होंगे अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होंगे। जब आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, विलयन चैप्टर पढ़ोगे, उसमें सर आपको बताएंगे कि जिनकी प्रकृति समान होती है वो समान विलायक में ही घुलनशील होते हैं। जैसे तेल प्रकृति के कोई होंगे तो वो तेलीय विलायकों में घुलनशील है, कोई जल की प्रकृति के ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं वो जल में ही घुलनशील है। उसी तरह से कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो कार्बनिक विलायकों में तो विलेय होंगे, जैसे बेंजीन, ईथर, कीसीटोन वगैरह, लेकिन जल में कैसे होंगे, अविलेय। इसका उल्टा, जो अकार्बनिक यौगिक होंगे वो आयनित हो जाते हैं, इसलिए जल में विलेय हो जाते हैं, लेकिन वो कार्बनिक विलायकों में कैसे होंगे, अविलेय होंगे। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ाया था अभिकर्मक, ऑक्सीकारक, अपचायक वगैरह जो अभिकर्मक होते हैं इनकी क्या होता है, सांद्रण और स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग अपन अपचायक लेंगे तो अलग अलग क्रिया होगी, अलग अलग ऑक्सीकारक लेंगे तो अलग अलग क्रिया होगी, इस तरीके से होता है। उद्भव में अपन ने बताया था कि अकार्बनिकों का मेन उद्भव कौन सा है, खनिज यानी खानों से मिलने वाले, है ना। कार्बनिक का कौन सा होता है, सजीव से, जैसे पादप और जंतु, यहाँ अपन लोगों ने पढ़ाया था। ठीक है, और फिर अपन लोगों ने इस तरह से बताया था कि शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाना। तो यहाँ तक का बच्चों अपन लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था। अब अपन लोग जो है आगे चलते हैं। अब अपन लोग जो है ये करते हैं
कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक की बातें अपन लोगों ने करी उसको अपन लोग क्या है तुलना करते हुए लिख लेते हैं। तो बेटा एक तरफ तो आप लोग लिख लो कार्बनिक यौगिक, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए आप लोग अकार्बनिक यौगिक। एक तरफ कार्बनिक यौगिक और एक तरफ अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। आइए अपन इसके लिए तुलना करते हुए अपन लोग जो है स्टडी करते हैं। सब जने ये जल्द से जल्द बना लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पहला पॉइंट ये है कि जो कार्बन होते हैं ये अलग अलग तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, और इसके अंदर तत्व लेकिन कौन कौन से होते हैं, तो उसके अंदर तत्व होते हैं, इसको इस तरह से लिख लो, कार्बन कार्बन निम्न तत्वों से मिलकर यौगिक बनाते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। ये अपने पास में होते हैं, ये मेन होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा होते हैं ना, यहाँ पर अपन कहेंगे इनमें विभिन्न तत्वों से, यहाँ पर तत्व ज़्यादा होते हैं, इनमें विभिन्न तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करते रहो। यहाँ पर तो कार्बनिक यौगिकों में तो देखो फिक्स है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस, ये ही अपने पास में यौगिक होते हैं, ये यही तत्व होते हैं जिनसे मिलकर यौगिक बनेंगे बच्चों। जबकि अकार्बनिक के अंदर आप लोग देख सकते हैं विभिन्न तत्वों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर 2, इनमें क्या होता है, संकलन का गुण होने से, संकलन होने से लंबी श्रृंखलाएं एवं विशाल अणु बनते हैं, संख्या भी विशाल होती है। अब देखो अपन ने बताया था संकलन गुण होता है, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं होता। इसमें जो है लंबी श्रृंखलाएं नहीं बनती, इनमें अधिक से अधिक 5 श्रृंखलाएं ही बनती है, यानी ये विशाल अणु नहीं होते, ठीक है। जल्दी बनाओ, जल्दी लिखो। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा जोड़ लो, 5 की लिख लो, है ना, 5 की श्रृंखला बनती, 5 की श्रृंखला ही बनती। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 ये बोलते हैं इनमें आपस में समानता होती है। आपको याद होगा अपन ने बताया था कि इनमें क्या होता है, आपस में समानता होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना, यानी ये अधिक संकर होते हैं, इनमें कम समानता होती है, ठीक है, संकर अधिक।
कम। ठीक है, संकटता बच्चों बताई थी अपन लोगों ने। ठीक है, नोट करते चलो फटाफट। फिर नंबर 4 अपन ने बताया था समावयवता होती है ना। समानता का मतलब जिसमें एक अणुसूत्र से भिन्न भिन्न यौगिक बनते हैं। इसमें एक अणुसूत्र जो है एक ही यौगिक दर्शाता है। बच्चों इस तरह से आप सिस्टमेटिक तरीके से जब पढ़ोगे तो आपको बढ़िया याद हो जाएगा, है कि नहीं। लिखते चलो आप लोग। फिर 5वां पॉइंट आप लोगों ने बताया था कि ये सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। ये सहसंयोजक ये सहसंयोजक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वैद्युत संयोजक या आयनिक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। शेरों मेहनत करो जबरदस्त, सफलता शोर मचा दे ऐसी मेहनत करो। ठीक है। 6, अब ये सहसंयोजक होते हैं तो जल में विलय होंगे क्या? नहीं, ये अधिकांश जैसे जो जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। जबकि ये क्या होंगे, ये अधिकांश जल में विलय होंगे। और कोमा करके ये भी लिख लो, कार्बनिक विलायकों में विलय। और ये लिख लो, ये जल में तो विलय होते हैं और उल्टा हो जाएगा, कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएंगे, अविलय। कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं। ठीक है, यस और नो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, और क्या पढ़ाया था अपन ने? और अपन ने ये पढ़ाया था, इनमें क्रिया धीमी एवं प्राय उत्क्रमणीय होती है। जबकि इसमें क्या लिखेंगे, इनमें क्रिया तीव्र एवं प्राय अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, क्रिया धीमी और इसमें क्रिया तीव्र।
अब क्रिया धीमी रहती है और सहसंयोजक प्रवृत्ति वगैरह होती है, तो अपन ने एक पॉइंट बताया था कि एमपी यानी गलनांक, बीपी यानी क्वथनांक, एमपी बीपी के मान कम होते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयनिक होने से एमपी बीपी के मान उच्च होते हैं। एमपीबीपी के मान कम होते हैं, और इसमें क्या लिखोगे बेटा, एमपीबीपी के मान उच्च होते हैं। ठीक है, ये अपन ने जो खास खास जितने भी पॉइंट थे वो लिख दिए। तो बच्चों आपको ये टिप्स पे याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए, टिप्स पे जल्दी नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अपन लोग जो है नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों कि कार्बनिक यौगिक कितने पढ़ रहे हैं, तो इनकी उपयोगिता क्या है। तो अपन लिखते हैं कार्बनिक यौगिकों की उपयोगिता। बच्चों कार्बनिक यौगिकों के बिना अपन लोग जो है रह ही नहीं सकते। जबरदस्त उपयोग है ऑर्गेनिक का। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की उपयोगिता यानी कि अपन महत्व की बात कर रहे हैं, उपयोगिता एवं महत्व, यानी कि अपन लोग जिंदा ही नहीं रह सकते अगर कार्बनिक, हमारा शरीर भी क्या है, कार्बन से मिलकर बनाया है। जब जो है व्यक्ति जो है उसका अपन लोग जो है व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो उसको चाहे अपन लोग जलाने का काम करे यानी अंतिम संस्कार का काम करे या जमीन में गाड़ने का काम करे, एंड के अंदर उसको क्या होता है, राख ही बनना होता है और वो कार्बन बन जाता है। कार्बन जो है उसी से हमारा मूलभूत शरीर बना हुआ है। इसके अलावा डेली के अंदर जो भी हम लोग खान पान में चीज़ें लेते हैं वो कार्बन है। सुबह जो उठ के दंत मंजन करते हैं, दंत मंजन के अंदर से शुरू होते हैं कई कार्बनिक तत्व, वहाँ से स्टार्ट कर करके हम लोग जैसे जैसे जो चलते हैं, दूध पी रहे हैं, प्रोटीन है उसमें, वो भी कार्बन है। इसी तरह से हम लोग जो है पूरे जो दिन भर की हमारी जो क्रिया होती है उसके अंदर जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी कार्बन से मिलकर बने हैं। जो हम लोग चीज़ें यूज में ले रहे हैं, प्लास्टिक यूज में ले रहे हैं, कोई और पॉलीमर यूज में ले रहे हैं, उनमें भी कार्बन है। जो पानी आ रहा है पीवीसी पाइप के थ्रू वो भी बच्चों क्या है, कार्बन है। जो खाने पीने की चीज़ें खा रहे हैं उसमें भी क्या है, कार्बन है। और रात को जब हम लोग जो सो जाते हैं, जिस लकड़ी पे आप सो रहे हो उसको भी जलाते हैं तो वो भी कार्बन है। यानी कि कुल मिला के सुबह से लेकर शाम तक कार्बन ही कार्बन, यानी ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक हमारे जीवन का हिस्सा है। हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हम लोग दवाइयाँ लेते हैं, मैक्सिमम दवाइयाँ जो है वो सब अपने क्या है, ऑर्गेनिक है, कार्बन है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो जुड़ती और बीमारियों को दूर करने में काम में लेते हैं। तो कहने का मतलब उद्योगों में कहे, व्यापार में कहे, खाने पीने में कहे, डेली की दिनचर्या में कहे, हर तरफ हमारे पास में कार्बनिक यौगिकों की बहार है। इसलिए इसकी उपयोगिता और महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो अपना पहला चैप्टर थ्योरेटिकल है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे। अभी अपना केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो आइए अपन लोग फटाफट इसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में बात करते हैं। तो जो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है ना, कि इनकी उपयोगिता महत्व क्या है, उसमें फर्स्ट नंबर पे यही आता है, औषधियाँ। ठीक है, औषधियाँ, बहुत सारी औषधियाँ जो होती है, हम लोगों को इस पर ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये औषधियाँ शरीर पे कार्य करती है और हमारे बीमारियों को दूर करती है। तो जो फेमस एग्जाम्पल है जैसे आप लोग जो है जानते हो पेन किलर, पीड़ाहारी है ना, पेन किलर पीड़ाहारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाल्जेसिक। इंग्लिश वर्ड भी याद रखना आप लोग, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक। बच्चों आप लोगों ने टीवी पे ऐड देखी होगी, जैसे एक ऐड आती है डिस्प्रिन की, है ना। डिस्प्रिन मेडिसिन जो होती है उसमें एस्प्रिन करके मेडिसिन आती है, डिस्प्रिन के अंदर एस्प्रिन करके मेडिसिन आती है, और उस एस्प्रिन से हेडेक जो है, फीवर, हेडेक वगैरह ये सब क्या होता है, ठीक होता है। तो ये जो एस्प्रिन होती है ये भी क्या है, हमारा ऑर्गेनिक है। इसका पूरा नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, तो इसका जो नाम है कैसे क्या पड़ता है ये अपन लोग डिटेल में बाद में समझाएंगे। अभी आप लोग केवल इसका नाम लिख सकते हो। इसका पूरा नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ये एस्प्रिन का पूरा रासायनिक नाम है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रिन। यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, तो ये होता है। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा पैरासीटामोल, है कि नहीं, बहुत ही फेमस जो है ये सॉल्ट होता है पैरासीटामोल। ठीक है,
पैरासीटामोल सबको दे सकते हैं, बहुत ही सेफ और अच्छी ड्रग। अभी कोरोना काल जो था, उस कोरोना काल के अंदर भी अगर किसी व्यक्ति के वैक्सीन चाहे लगी हुई है नहीं हुई है और फिर उसको बुखार या हेडेक या वगैरह हो रहा था, है कि नहीं, तो बच्चों यही जो है मेडिसिन बहुत ज़्यादा दी जा रही थी, पैरासीटामोल। ठीक है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन, ये सब ऑर्गेनिक है और से बहुत सारी दवाएं होती है जो हमारे डेली के लिए काम में आती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग जो है औषधियों को लेते हैं, ये अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे पहनने वाले वस्त्र, ठीक है, बहुत सारे जो अलग अलग जितने भी कहते हैं हम लोग वस्त्र है, वो भी सब क्या है, कार्बन है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो इसी पे बेस्ड है। उसके अलावा हमारे खाद्य पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ है ना, उन खाद्य पदार्थों में डेली जितने भी चीज़ें, जो भी बच्चों आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं या जो भी चीज़ें खाते हैं, इनमें क्या होता है कि खाने पीने की जितनी भी चीज़ें मार्केट में आती है, वो चाहे पैक्ड फूड हो या फिर ऐसा फूड हो जो कि अपन को मिलता है मार्केट से, तो उनमें बच्चों क्या है, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जिनको हिंदी में कहते हैं परिरक्षक। ये वो होते हैं जो उस भोजन को लंबे समय तक क्या है, सड़ने से बचाने के लिए दिए जाते हैं। जैसे मार्केट में कोई अपने पास में पैक्ड चीज़ आ रही है, तो वो अपन ने उसमें लिखा हुआ रहता है कि इतने टाइम तक ये बेस्ट बिफोर होगा, यानी कि इतने टाइम तक इसको खाया जा सकता है, वो ख़राब नहीं होगी। तो उनके अंदर ये जो भी ऑर्गेनिक केमिकल्स डालते हैं, जो भी मिलावट के डालते हैं, जैसे कलर डाल दिए, अच्छे अच्छे कलर दिखाने के लिए, आइसक्रीम जो है पिंक कलर की है, आइसक्रीम जो है ग्रीन कलर की है कि नहीं, तो ये कलर आ गए। उसके अलावा उसमें कोई स्वाद के जो अपन लोगों ने टेस्ट के लिए चीज़ें डाल दी, जैसे वेनिला फ्लेवर डाल दिया, बटर स्कॉच डाल दिया, है कि नहीं, चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया, इस तरह से। और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, टीवी पे ऐड भी आती है, शुगर फ्री। शुगर फ्री जो होती है वो डायबिटीज़ के मरीजों को आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जिनको मीठा खाना है, लेकिन डायबिटीज़ में आप जानते हैं मीठा अलाउ नहीं है, सुक्रोज अलाउ नहीं है, शक्कर अलाउ नहीं है, तो कृत्रिम मधुरक डाले जाते हैं। कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये कृत्रिम मधुरक जैसे शुगर फ्री, उसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं, यानी कि ऐसे टैबलेट होती है उसके अंदर शुगर फ्री के अंदर, जो कि सुक्रोज यानी शक्कर नहीं है, और उनका यौगिकों का मीठा गुण होने से वो डायबिटीज़ के लोग जो है, डायबिटीज़ के जो मरीज है, वो उनको उपयोग में ले सकते हैं। तो मीठे खा भी सकते हैं और उसके अंदर सुक्रोज ना होने से कैलोरी बढ़ती नहीं है। इस तरह से बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अपन ले सकते हैं ना। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो, जैसे परिरक्षक जो भोजन को सड़ने से बचाते हैं, जैसे कृत्रिम मधुरक, ठीक है, जैसे कई प्रकार के रंजक जो कलर के अंदर रहते हैं, ठीक है, ETC, ये सब जो होंगे, ये कई सारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनमें अपन लोग लेते हैं। उसके अलावा आप लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो होते हैं ये भी इसमें आते हैं, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी बच्चों कार्बन है, ठीक है, प्रोटीन कार्बन है, वसा कार्बन है, विटामिन कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, और बच्चों हमारा न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA वगैरह वगैरह, ये सब भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नंबर 4, ठीक है। अब जो उसके अलावा अपन लोग जो इसको काम में कहाँ पर अपन लोग जो है काम में लेते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स में काम में लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा युद्ध में जो ये युद्ध वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे युद्ध वगैरह के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल जैविक हथियार बहुत ज़्यादा लेते हैं काम में, लेकिन जैसे जो भी ये युद्ध के अंदर आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, जैसे डायनामाइट, है ना, विस्फोटक, डायनामाइट, इसी तरह से लेविसाइट, है कि नहीं, मस्टर्ड गैस, ETC, ये सब जो हैं ये भी कार्बन से मिलकर बनते हैं।
ठीक है। उसके अलावा एक जो बताया था उद्योग, वो भी लिख सकते हो आप लोग। उद्योगों में बहुत सारे किसी भी तरह के उद्योग हो उसमें अपन लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे साबुन, अपमार्जक, घी, वनस्पति घी वगैरह बनाने में, ETC, इन किसी भी तरह के बहुत सारे उद्योगों में हम लोग इनको काम में लेते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपना पहला चैप्टर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इस पहले चैप्टर के अंदर जितनी भी अपन ने इंट्रोडक्शन वाली चीज़ थी वो पढ़ ली, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है और आगे अपन लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।